क्या आपके मन में कभी रात के शांत आसमान के नीचे खड़े होकर यह सवाल आया है कि हम इस ब्रह्मांड में कहाँ खड़े हैं, या जो तारे हमें दूर दूर चमकते दिखते हैं क्या वे सच में उतने ही दूर हैं? क्या आपने कभी यह सोचा है कि आसमान की वह धुंधली सी पट्टी जिसे हम मिल्की वे कहते हैं, क्या वही पूरा ब्रह्मांड है या बस एक छोटा सा हिस्सा? यह सवाल सैकड़ों वर्षों से मनुष्यों के दिल और दिमाग पर किसी रहस्य की तरह तैर रहे थे, लेकिन इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। इस रहस्य से पर्दा उठाने का काम एक ऐसे शांत और सीधी नज़र वाले वैज्ञानिक ने किया जिसने तारे देखकर नहीं, ब्रह्मांड की रोशनी को पढ़कर उसके सच को खोजा। इस ऑडियो बुक में हम उस वैज्ञानिक के जीवन के बारे में डिटेल में जानेंगे। अभी हम जिस वैज्ञानिक की बात करने वाले हैं उनका नाम है एडविन हबल। हम जिस दुनिया में रहते हैं, मोबाइल, इंटरनेट, सैटेलाइट, यह सब विज्ञान हमें देता है, लेकिन हम ब्रह्मांड को कैसे देखते हैं यह एक आदमी ने बदल दिया था। आज जब आप किसी विज्ञान की किताब में पढ़ते हैं कि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, कि हमारी आकाश गंगा अरबों तारों से भरी है, हमारी आकाश गंगा अकेली नहीं है, ऐसी हजारों लाखों आकाश गंगाएं हो सकती हैं, तो यह सब सामान्य बातें लगती हैं। लेकिन एक समय ऐसा नहीं था जब दुनिया इन बातों पर विश्वास करती हो। लोग सोचते थे कि हमारी मिल्की वे ही पूरा ब्रह्मांड है, और फिर एक शांत स्वभाव वाला व्यक्ति रात दर रात ठंडे पहाड़ पर बैठकर एक विशाल दूरबीन का सहारा लेकर तारों की रोशनी का राज पढ़ने लगा। धीरे धीरे उसने ऐसे प्रमाण जुटाए जिन्होंने पूरी दुनिया को पहली बार दिखाया कि हमारी आकाशगंगा बस एक है, ब्रह्मांड अनंत है, हम एक विशाल समुद्र की सिर्फ एक बूंद है। यह बात सुनने में आसान लगती है, पर उस समय यह बात दुनिया पर बिजली की तरह गिरी थी, और यह सब करके दिखाया था एडविन हबल ने। हबल का जीवन कोई बड़ी कमाल वाली कहानियों से भरा नहीं था, न कोई नाटकीय घटना, न बचपन में किसी तरह का चमत्कार। बस एक बच्चा, एक शांत घर और एक आसमान जो हर रात उसे अपने पास बुलाता हो। हबल बहुत कम बोलते थे, लेकिन बहुत ध्यान से देखते थे। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी नज़र थी, जो चीज़ों को अंदर तक समझती थी। उनका बचपन अमेरिका के एक शांत इलाके में बीता, जहाँ रातें साफ होती थी, तारे चमकते थे और आकाश उनकी आंखों में एक अलग दुनिया बना देता था। ऐसे सैकड़ों बच्चे तारों को देखते हैं, लेकिन बहुत कम बच्चे यह पूछते हैं ये इतना दूर क्यों है। हबल उसी कम संख्या वाले बच्चों में थे। हबल ने बहुत सरल जीवन जिया। स्कूल गए, अच्छी पढ़ाई की, अनुशासन सीखा, गणित और विज्ञान से प्यार हुआ। फिर धीरे धीरे उनका ध्यान आसमान की ओर खिंचता गया। उन्होंने विज्ञान को अपनाया, गणना को समझा, प्रकाश और उसकी भाषा पढ़नी सीखी। उनका रास्ता कभी बहुत आसान नहीं था। कभी उन्हें घर वालों की अपेक्षाओं से जूझना पड़ा, कभी जीवन की दिशा चुननी पड़ी, पर हर बार आसमान उनकी तरफ खिंचाव पैदा करता था, और अंत में उन्होंने वही चुना जो उनके दिल और दिमाग दोनों को सबसे ज़्यादा सुकून देता था, खगोल विज्ञान। कई वैज्ञानिक बहस करते हैं, तेज बोलते हैं, अपनी खोजों को बड़े बड़े शब्दों में बताते हैं, लेकिन हबल इन सब से अलग थे। वे कम बोलते थे, सीधा बोलते थे और विचारों में नहीं उलझते थे, और अपने काम में लग जाते थे। उनके लिए वैज्ञानिक खोज कोई निजी जीत नहीं थी, बल्कि ब्रह्मांड की सच्चाई तक पहुंचने का तरीका थी। जब उन्होंने पहली बार यह पाया कि एंड्रोमेडा मिल्की वे के बाहर की आकाश गंगा है, तो उन्होंने किसी जश्न की तरह बात नहीं की। उन्होंने शांत स्वर में कहा, दूरी बहुत ज़्यादा है, बस इतना। पर उस एक वाक्य ने मानव इतिहास बदल दिया। ये ऑडियो बुक बेहद खास है क्योंकि हबल की कहानी सिर्फ दूरबीन और गणना की नहीं है। यह कहानी शांत मेहनत की, अवलोकन की शक्ति की, विज्ञान की, ईमानदारी की, सवाल पूछने के साहस रखने की, और छोटे छोटे कदमों के बड़ी सच्चाइयों तक पहुंचने की है। और हम इस ऑडियो बुक में उनकी पूरी यात्रा सुनेंगे, बचपन से लेकर पढ़ाई तक, माउंट विल्सन की ठंडी रातों से एंड्रोमेडा की खोज तक। हम उस ऑडियो बुक में उनके जीवन के कई पहलुओं को छूने की कोशिश करेंगे। यह ऑडियो बुक थोड़ी लंबी है, लेकिन इसका हर हिस्सा आपको एक नई सीख देगा। इसका हर अध्याय आपको ब्रह्मांड की समझ को थोड़ा और गहरा बनाएगा, और अंत में आप इस महसूस करेंगे कि एक शांत स्वभाव वाला आदमी पृथ्वी के एक छोटे से इलाके से उठकर पूरे ब्रह्मांड का चेहरा कैसे बदल सकता है। तो तैयार हो जाइए, अब ऐसी यात्रा शुरू होने वाली है जो आपको आसमान के उस पार ले जाएगी, जहां एडविन हबल हमारे लिए ब्रह्मांड की पहली खिड़की खोल रहे थे।
एडविन की जिज्ञासा अब केवल रात के आसमान तक सीमित नहीं रही थी। दिन में स्कूल, शाम को खेल और रात को प्रकृति का अवलोकन। उनका दिन 3 हिस्सों में बट गया था, पर इन तीनों हिस्सों को एक चीज जोड़ती थी, देखने और समझने की आदत। स्कूल में एडविन बहुत शांत रहते थे। कक्षा में उनकी मौजूदगी कभी शोर से नहीं, हमेशा ध्यान से पहचानी जाती थी। शिक्षक बोलते, वे सुनते और तुरंत मन में चित्र बनाते। उनकी सीखने की शैली अन्य बच्चों से बेहद अलग थी। वे सिर्फ याद नहीं करते थे, वे एक कारण ढूंढते थे। गणित की कक्षाओं में उनका उत्साह सबसे अधिक दिखता। समीकरण उन्हें पहेलियों की तरह लगते, लेकिन यह पहेली उनके लिए मुश्किल नहीं, आनंद का स्रोत थी। वो सोचते कि अगर यह नियम यहाँ लागू होता है तो पूरी दुनिया में संख्याएं कैसे काम करती होंगी। यह सरल विचार बाद में दूरस्थ गैलेक्सियों की दूरी और गति नापने में काम आने वाला था। विज्ञान की कक्षाएं उनके लिए दुनिया को खोलने वाली खिड़कियां थीं। प्रयोगशाला में हर छोटा प्रयोग उनकी सोच को नई दिशा दे रहा था। प्रकाश का टूटना, चुंबक का आकर्षण, गैसों का फैलना, हर घटना उनके मन को विस्तार दे रही थी। उन्होंने यह समझ लिया था कि प्रकृति का हर नियम किसी गहरी व्यवस्था से चल रहा है और यह व्यवस्था मानव समझ से कहीं बड़ी है। स्कूल में वे केवल पढ़ाई नहीं करते थे, वे खेलों में भी सक्रिय थे। दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, इनमें वे अच्छा प्रदर्शन करते। मैदान में उनकी चाल शांत लेकिन तेज होती। दौड़ते हुए उनका मन और साफ हो जाता, मानो हवा उनके विचारों की गुत्थियां सुलझा देती हैं। खेलों ने उन्हें 2 महत्वपूर्ण बातें सिखाई थी, धैर्य और लगातार प्रयास करते रहना। ये दोनों गुण बाद में हजारों रातों दूरबीन के साथ बिताने में उनकी सबसे बड़ी ताकत बने। लाइब्रेरी में वे अक्सर अकेले बैठते। किताबों की दुनिया उन्हें किसी शांत समुद्र जैसी लगती, विशेषकर भूगोल, विज्ञान और प्राकृतिक घटनाओं से जुड़ी किताबें। वे नक्शों को देखते, दुनिया का फैलाव समझने की कोशिश करते और फिर मन में एक प्रश्न उभरता, अगर धरती इतनी बड़ी है तो आकाश कितना बड़ा होगा। यह प्रश्न उनकी सोच को धरती से ऊपर उठाकर सीधे अंतरिक्ष की ओर ले जाता। उनके मन में 2 समानांतर दुनिया बन रही थी, एक धरती की दुनिया जो किताबों में दिखती थी, दूसरी आसमान की दुनिया जो शाम ढलते ही उनकी आंखों में उतर आती थी। समय के साथ वे विश्वविद्यालय पहुंच गए, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। यहाँ पहुंचते ही उन्हें एहसास हुआ कि ज्ञान की दुनिया उनकी कल्पना से भी बड़ी है। गणित, भौतिकी और विज्ञान की उच्च शिक्षाएं, ये सब उनकी सोच को और गहरी बनाती गई। यहाँ उन्हें पहली बार खगोल विज्ञान का औपचारिक स्पर्श मिला। तारों की दूरी कैसे नापी जाती है, स्पेक्ट्रम क्या होता है, दूरबीन की संरचना कैसे बदलती है, गैसें किस तरह प्रकाश को प्रभावित करती हैं। ये सभी विषय उन्हें भीतर तक आकर्षित करने लगे। वे महसूस करने लगे कि उनका मन धीरे धीरे एक दिशा की ओर खिंच रहा है और वो दिशा थी एस्ट्रोनॉमी। पर इस बीच एक संघर्ष पैदा हुआ। उनके पिता चाहते थे कि वे कानून पढ़ें, एक स्थिर कैरियर बनाएं। एडविन पिता की बात को नज़रअंदाज नहीं करते थे, लेकिन जब वे किसी अदालत या नियम के बारे में पढ़ते, उनका मन वहाँ बिल्कुल नहीं टिकता था। वे पन्ने पढ़ते पर आंखें आसमान की ओर चली जाती। मामला कठिन था। पिता की इच्छा और दिल की आवाज़ दोनों के बीच फंसे हुए थे। वे चुपचाप इस संघर्ष को सहते रहते। रोड स्कॉलरशिप उन्हें ऑक्सफोर्ड ले आई थी। यहाँ वातावरण बदला, संस्कृति बदली, सोच बदली, पर यह चीज़ नहीं बदली, आसमान से खिंचाव। वह चाहे कितनी भी किताबें पढ़ें, कितनी भी नियम याद कर लें, रात होते ही उनकी आंखें तारों को खोजने लेती थी। उन्होंने समझ लिया है वे चाहे जहाँ जाएं खुद को बदल नहीं सकते। उनका मन एस्ट्रोनॉमी को ही चुनना था। ऑक्सफोर्ड में यह बात उनके भीतर और स्पष्ट होने लगी थी। वे खुद से पूछते कि क्या मैं वह कर रहा हूँ जिसके लिए बना हूँ, और मन कहता नहीं। धीरे धीरे उनके भीतर एक चुप लेकिन मजबूत निर्णय बनता गया। वे एस्ट्रोनॉमी करेंगे, आसमान को समझेंगे, ब्रह्मांड को पढ़ेंगे। यही उनका रास्ता था और यही उनकी पहचान थी। पिता की इच्छा और दुनिया की अपेक्षाओं के बीच उनका मन अपने सच्चे काम की ओर बढ़ रहा था। और यही वह मोड़ था जहां एक बच्चे की जिज्ञासा एक वैज्ञानिक के संकल्प के रूप में बदल रही थी। चैप्टर 3। ऑक्सफोर्ड में बिताए वर्ष एडविन के भीतर एक गहरी स्पष्टता लेकर आए थे। अब उन्हें पता था कि उनका रास्ता क्या है। कानून की किताबें उनकी आंखों को थकाती थी, लेकिन तारों की किताबें उनके भीतर अलग प्रकार की रोशनी जगा देती थी। और इसलिए एक दिन वो अपने जीवन की पहली बड़ी दिशा बदलते हैं। वो अपने देश लौट जाते हैं। अमेरिका में कदम रखते ही उनके सामने दोहरी भावनाएं थी, एक और उत्साह, और अब उन्हें खुद को वैज्ञानिक के रूप में दुनिया को साबित करना था।
दूसरी ओर बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उन्होंने एक स्थिर कैरियर को छोड़कर एक कठिन मार्ग चुन लिया था। पर उनके भीतर एक विश्वास था, मुझे वही करना है जो सच में मेरा मन करना चाहता है। वे सीधे अपने पुराने शहर नहीं गए, बल्कि वापसी के तुरंत बाद यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो पहुंचे, जिसने पहले उनके वैज्ञानिक मन को आकार दिया था। इस बार वे किसी संदेह या द्वंद्व में नहीं थे। वे जानते थे कि उन्हें एस्ट्रोनॉमी में ही आगे बढ़ना है। यहाँ उनकी पढ़ाई अब सिर्फ सीखने के लिए नहीं, बल्कि भविष्य की यात्रा के लिए थी। उन्होंने गहन रूप से अध्ययन शुरू किया, तारों के बारे में अधिक जानना और समझना शुरू किया। उनकी रोशनी क्यों बदलती है, तारे कैसे बनते हैं, दूरी कैसे मापी जाती है और स्पेक्ट्रम को कैसे पढ़ा जाता है, फोटोग्राफिक प्लेटों की तकनीक क्या होती है। हर विषय उन्हें उसी तरह आकर्षित करते रहे जैसे तारों की रोशनी बचपन में करती थी। उनके अध्यापक उनके अंदर बढ़ती समझ को देखकर हैरान भी होते और प्रसन्न भी। वे महसूस करते कि एडविन के भीतर एक अलग ही चमक है। यूनिवर्सिटी के लैब में उनका असली प्रशिक्षण शुरू हुआ। वे घंटों स्पेक्ट्रोमीटर के साथ बैठे रहते, कभी प्रकाश की लकीरों का विश्लेषण करते, कभी तारों की चमक का मापन। उनकी आंखों में दो गुण साफ दिखते थे, धैर्य और शुद्ध ध्यान। उनके साथ काम करने वाले शोध छात्र कभी मजाक करते करते एडविन नेवर लूज फोकस कहते थे, और यह सच भी था। जो भी काम वो शुरू करते उसे पूरा करके ही छोड़ते। यह आदत आगे चलकर माउंट विल्सन की रातों में उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण उपकरणों की तकनीक सीखी। फोटोग्राफिक प्लेट्स कैसे तैयार किए जाते हैं, एरर डिटेक्शन कैसे किया जाता है, स्पेक्ट्रल लाइंस का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। ये सभी कौशल साधारण नहीं थे। इनके बिना कोई भी बड़ा एस्ट्रोनॉमर काम नहीं कर सकता था, और एडविन हर कौशल में धीरे धीरे निपुण होते गए। वे अपने शिक्षकों को गहरी नज़र और सुचारू कार्य प्रणाली से प्रभावित करते थे। अब एस्ट्रोनॉमी उनकी रुचि नहीं रह गई थी, यह उनकी पहचान बन गई थी। वे हर रात आकाश देखने की चाह अब दूरबीन की सख्त गणनाओं में बदल रही थी। यह बदलाव सिर्फ बाहरी नहीं था, यह उनके भीतर भी चल रहा था। उन्होंने ये महसूस किया कि साइंस सिर्फ पढ़ने की चीज़ नहीं है, यह एक दृष्टि है जिससे दुनिया को समझा जाता है। उनकी दृष्टि अब स्थिर नहीं, बहुत दूर तक जाती थी। उसी समय दुनिया में एक जगह थी जहाँ खगोल विज्ञान का भविष्य लिखा जा रहा था। जगह का नाम था माउंट विल्सन ऑब्जर्वेटरी। यहाँ थी उस युग की सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली दूरबीन, हुकर टेलीस्कोप, जिसकी लंबाई तकरीबन 100 इंच के करीब थी। हर युवा खगोल शास्त्री सपने में भी यहाँ काम करने की सोचता था, और किस्मत ने एडविन के लिए यह दरवाज़ा खोल दिया था। उनकी मेहनत, उनका अनुशासन और उनकी बढ़ती पहचान उन्हें इस अवसर तक ले गए। एक दिन उन्हें आधिकारिक सूचना मिली कि उन्हें माउंट विल्सन में स्थान दिया जा रहा है। यह खबर उनके भीतर एक कंपन की तरफ पहुंची। यह वही स्थान था जहां वे आकाश को पहली बार असली रूप में देख पाएंगे, जहां हर रात आकाश गंगाएं वास्तविक गणनाओं में बदलने वाली थी, जहां तारों की रोशनी उनकी हाथों में आएगी और फोटोग्राफिक प्लेटों पर जहां उनके सवाल अंततः जवाब बनेंगे। माउंट विल्सन का प्रस्ताव उनके लिए केवल एक नौकरी नहीं था, यह एक बच्चे के सपने के पूरी तरह सच होने जैसा था। वो जानते थे कि अब तक का जीवन तैयारी था, असल यात्रा अब शुरू होगी। एडविन के मन में दृढ़ संकल्प पैदा हुआ, अब मैं खुद को साबित करूंगा। उनका रास्ता स्पष्ट था, एस्ट्रोनॉमी ही उनका जीवन है, और जल्द ही दुनिया देखेगी कि यह निर्णय केवल एक करियर नहीं, विज्ञान के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ था। माउंट विल्सन का प्रस्ताव उनके लिए सिर्फ एक नौकरी नहीं था, यह उनके भीतर छिपे वैज्ञानिक आग्रह का पहला वास्तविक उत्तर था। वे महसूस कर रहे थे कि अब वे उस दुनिया में कदम रखने वाले हैं जहां रातें साधारण नहीं होती, जहां अंधेरा ज्ञान की रोशनी देता है, जहां तारों की चमक गणनाओं में बदलती है। यह वही क्षण था जब उन्हें लगा कि अब तक जो भी सीखा, जो भी महसूस किया, जो भी खोजा, सब किसी बड़े मकसद की ओर बढ़ रहा है। वे तैयार थे पहाड़ की उस चोटी पर जाने के लिए जहां विशाल दूरबीनें ब्रह्मांड का चेहरा दिखाती थी, और वे जानते थे कि अगला कदम अब जीवन का सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। चैप्टर 4। जब एडविन हबल पहली बार कैलिफोर्निया पहुंचे तो उनके सामने एक बिल्कुल अलग दुनिया खुल रही थी। पहाड़ों की लंबी श्रृंखला, ऊपर साफ आकाश और हवा में हल्की ठंडक। यह जगह अमेरिका के साधारण शहरों जैसी नहीं थी। यहाँ प्राकृतिक मानो विशेष रूप से आसमान देखने वालों के लिए सजाई गई थी।
माउंट विल्सन का रास्ता धीरे धीरे ऊपर जाता था। पाइन के पेड़, मोर और पहाड़ के किनारों से दिखता अथाह विस्तार, सब कुछ उनके भीतर एक अजीब सी ऊर्जा को जगा रहा था। वे जानते थे कि पहाड़ के ऊपर वह दूरबीन है जिससे दुनिया के सामने आकाश को एक नई तरह से देखा जा सकता है, और अब वो उस दूरबीन के साथ काम करने जा रहे थे। माउंट विल्सन ऑब्जर्वेटरी पहाड़ की चोटी पर शांत खड़ा था। ऊंचे गुंबद, धातु से बने बड़े बड़े ढांचे और उनके बीच फैले पतले रास्ते, यह किसी रहस्य स्थल जैसा लगता था। इस जगह में एक अलग ही माहौल था। दिन में अशांत रहता, लेकिन जैसे ही रात होती यहाँ की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती। दूरबीनों के दरवाजे खुलते, लाल रोशनी जलती और वैज्ञानिक अपनी रातों की यात्रा शुरू करते। जब एडविन पहली बार हुकर टेलीस्कोप के पास पहुंचे तो वे कुछ क्षण बस चुप खड़े रहे। यह सिर्फ एक मशीन नहीं थी, यह उस दौर की सबसे शक्तिशाली आंख थी जो अंतरिक्ष के गहरे हिस्सों को धरती पर ला सकती थी। इसका धातु ढांचा, विशाल दर्पण और धीरे धीरे चलता गुंबद, सब कुछ अकल्पनीय भव्यता लिए हुए था। अवलोकन का समय हमेशा रात से शुरू होता। एक अच्छी रात वैज्ञानिक के लिए सबसे बड़ा उपहार होती है। हवा स्थिर, आसमान साफ, नमी कम, ये तीनों चीज़ें मिल जाएं तो दूरबीन अपना कमाल दिखाती है। उस रात ऐसी ही परिस्थितियाँ थी जब एडविन ने पहली बार ऑब्जर्वेशनल शिफ्ट ली थी। वे दूरबीन के पास खड़े थे, हर प्रक्रिया को ध्यान से देखते रहे। गुंबद का घूमना, दर्पण की दिशा तय करना और फोटोग्राफिक प्लेट लगाना, एक्सपोजर का समय निर्धारित करना, नोट्स में हर कदम दर्ज करना। उनकी सांसें भी धीमी हो गई थी। यही वह क्षण था जिसका सपना उन्होंने बचपन से छत पे खड़े होकर देखा था। अब तारे उनसे दूर नहीं थे, अब वो तारे उनके सामने कांच की चिकनी प्लेटों पर उतर रहे थे। वे देखते कैसे एक फेंट तारे की रोशनी धीरे धीरे एक हल्की सी रेखा की तरह प्लेट पर बनती जा रही थी। यह सब किसी जादू जैसा लग रहा था, लेकिन यह जादू शुद्ध विज्ञान था। माउंट विल्सन का जीवन रोमांचक था, पर आसान बिल्कुल नहीं। यहाँ हर रात कठोर थी। ऊपर ऊंचाई, हवा ठंडी और शरीर थकता जाता, लेकिन काम नहीं रुकता। एक ऑब्जर्वेशन कई घंटों तक चलता। अक्सर वैज्ञानिकों को रात के 12 से लेकर सुबह के 4 या 5 बजे तक जागकर काम करना पड़ता है। इस दौरान एक गलती पूरे दिन या पूरा हफ्ता खराब कर सकती थी। फोटोग्राफिक प्लेट बहुत संवेदनशील होती थी। जरा सी हिलावट, जरा सी रोशनी, जरा सी गलत सेटिंग और सब कुछ बर्बाद होने का खतरा था। एडविन की आंखें हर बार उसी सटीकता की तलाश करती जो इस काम के लिए आवश्यक थी। उनका अनुशासन, शांत स्वभाव और बचपन में विकसित अवलोकन कौशल सब यहाँ उनकी मदद कर रहे थे। माउंट विल्सन में तारों की तस्वीर लेना सिर्फ शुरुआत होती। असली काम उन तस्वीरों को पढ़ना था। वह फेंट डॉट्स, वह धुंधली रेखाएं जहाँ स्पेक्ट्रल लाइंस और ब्राइटनेस वेरिएशंस, इनमें अंतरिक्ष की पूरी कहानी छिपी होती। एडविन हर प्लेट को लेंस से देखते, फिर दोबारा और तीसरी बार भी देखते। वे हर छोटी सी गड़बड़ी को नोट करते थे। उनकी नोट्स हमेशा साफ और सटीक होती थी। कुछ वैज्ञानिक उनकी डिटेल राइटिंग को देखकर कहते कि आदमी तारों को देखता नहीं बल्कि उन्हें पढ़ता है। माउंट विल्सन में दुनिया के सबसे बेहतरीन वैज्ञानिक काम कर रहे थे। यहाँ प्रतिस्पर्धा थी, लेकिन एक परिपक्व प्रतिस्पर्धा। सबको पता था कि विज्ञान का मैदान बहुत बड़ा है। हर खोज एक नई सीढ़ी बनती है। एडविन शांत थे, पर उनकी नज़र सब समझ लेती थी। वे जल्दी घुलते मिलते नहीं थे, पर धीरे धीरे हर वरिष्ठ वैज्ञानिक उनकी क्षमता और उनके ध्यान से प्रभावित होने लगा। माउंट विल्सन की रातें अलग थी। शहर का शोर नहीं, नीचे दूर दूर तक अंधेरा फैला हुआ और ऊपर आसमान में फैली अनगिनत रोशनियाँ। एडविन कई बार काम से हटकर कुछ क्षण आसमान को वैसे ही देखते जैसे बचपन में देखा था, लेकिन अब उनकी आंखें वह आसमान नहीं देख रही थी जो साधारण लोग देखते थे। अब वे जानते थे कि इन बिंदुओं के पीछे पूरी गैलेक्सी छिपी हो सकती है। इन धुंधली आकृतियों के पीछे दूरस्थ संसार हो सकते हैं। माउंट विल्सन ने उन्हें आसमान की एक नई परिभाषा सिखाना शुरू कर दिया था, और यह भाषा आगे जाकर मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोज लिखने वाली थी। चैप्टर 5। माउंट विल्सन में कुछ महीने गुजर चुके थे। एडविन अब रूटीन में ढल चुके थे। रात भर अवलोकन, सुबह प्लेट्स डेवलप करना, दिन में नोट्स की समीक्षा और शाम होते ही फिर वही एंडलेस स्काई। धीरे धीरे वे समझने लगे थे कि एस्ट्रोनॉमी सिर्फ एक विषय तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसा बैटलफील्ड है जहां आइडियाज़ टकराते हैं, और उनकी दुनिया में यह एक बड़ा युद्ध पहले से चल रहा था।
उसे कहा जाता था द ग्रेट डिबेट। 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में आकाश में कुछ वस्तुएं देखी जाती थी, धुंधली घूमती हुई स्पाइरल आकार की। वैज्ञानिक उन्हें कहते थे नेबुला। पर ये क्या थी? दो बड़े विचार थे। पहला विचार था कि ये निहारिकाएं हैं, हमारी ही मिल्की वे के अंदर गैस और तारों के बादल। दूसरा है ये पूरी अलग गैलेक्सी भी हो सकती है, हमारी गैलेक्सीज के बाहर। अगर विचार दो सच होता तो इसका मतलब था मिल्की वे पूरे ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, हम अकेले नहीं हैं, सैकड़ों हजारों गैलेक्सीज मौजूद हैं। यह विचार विज्ञान ही नहीं, मानव अहंकार के लिए भी एक बड़ा झटका था। इस सवाल ने दो वैज्ञानिकों को एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत खड़ा कर दिया, हैडलॉ शैपली और हर्बर्ट क्यूट्स। शैपली कहते थे कि मिल्की वे ही पूरा ब्रह्मांड है, नेबुला हमारे ही अंदर की वस्तुएं हैं। क्यूट्स कहते थे नहीं, ये बाहरी गैलेक्सीज हैं। इस तर्क वितर्क ने साइंटिफिक कम्युनिटी को दो हिस्सों में बांट दिया था। पत्रिकाएं, सेमिनार्स, लेक्चर्स, हर जगह यही सवाल गूंजता था। माउंट विल्सन की हालवे में भी यह बहस चायों के कपों के साथ घूमती रहती। युवा शोधकर्ता अपनी अपनी राय रखते और एडविन इस बहस को गहरी नज़र से सुनते थे। वे दोनों पक्षों को समझते और तर्क का अध्ययन करते, लेकिन वे बाहरी शोर से दूर रहते थे क्योंकि उनके भीतर एक शांत आवाज़ थी, सच वही जो प्लेट्स बताएंगी। शैपली माउंटेन विल्सन में एक बड़ा नाम थे, उनकी मौजूदगी काफ़ी प्रभावशाली थी। वे दृढ़ता से मानते थे कि स्पाइरल नेबुला मिल्की वे के अंदर है। उनके साथ काम करना सीखने का अवसर था, लेकिन उसी के साथ उनके विचारों का दबाव भी था। एडविन उनकी बात सुनते, नोट करते, लेकिन उनके मन में एक सवाल बना रहता, अगर ये नेबुला इतने पास हैं तो उनकी गति इतनी तेज क्यों है? अगर वे मिल्की वे का हिस्सा हैं तो यह संरचना इतनी विशाल कैसे दिखाई देती है? उनके अवलोकन बार बार कह रहे थे कुछ यहाँ मेल नहीं खाता। माउंट विल्सन की सबसे बड़ी ताकत हुकर टेलीस्कोप नहीं थी, बल्कि उसके द्वारा ली गई फोटोग्राफिक प्लेट्स थी। धीरे धीरे एडविन कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स पर विशेष ध्यान देने लगे, खास तौर पर एंड्रोमेडा नेबुला। यह ऑब्जेक्ट वैज्ञानिकों को दशकों से परेशान कर रहा था। कभी यह गैस का बादल लगता, कभी स्पाइरल आकार की संरचना, लेकिन ठीक क्या था किसी को पता नहीं। एडविन ने एंड्रोमेडा की प्लेट्स एक एक करके देखनी शुरू की। न्यू प्लेट्स, ब्रोकन प्लेट्स और परफेक्ट प्लेट्स, हर तस्वीर को वो ध्यान से पढ़ने लगे। कुछ पैटर्न्स उनका ध्यान खींचते, कुछ स्टार्स अलग व्यवहार दिखाते। उनकी नोटबुक में धीरे धीरे एक शब्द उभरने लगा था, वेरिएबल। एक दिन जब वो प्लेट पर झुके हुए थे, उन्होंने एक फेंट स्टार देखा जिसकी चमक लगातार बदल रही थी। पहले उन्होंने सोचा कि यह कोई एरर है, लेकिन अगले एक्सपोजर्स में वही बदलाव फिर दिखा, और यह बदलाव अब संयोग नहीं लग रहा था। एडविन ने चुपचाप अपनी नोटबुक में लिखा, रीचेक। 2 हफ्तों तक वो उसी स्पॉट को देखते रहे, नई प्लेट्स लेते रहे और पुरानी प्लेट से तुलना करते रहे। उनकी आंखों ने एक अनमिस्टेकेबल एविडेंस पकड़ लिया था। यह एक सिफाइड वेरिएबल था। सिफाइड स्टार्स दूरी मापने की सबसे विश्वसनीय चाबी होते हैं। इसका मतलब था कि एडविन अब उस कोड तक पहुंच गए थे जिससे वे एंड्रोमेडा की असली दूरी नाप सकते थे, और असली दूरी यह तय कर सकती थी कि एंड्रोमेडा मिल्की वे के अंदर है या बाहर। उनके हाथ कांपे नहीं, लेकिन उनकी सांसें थोड़ी गहरी हो गई। उन्होंने महसूस किया कि वे विज्ञान के इतिहास से टकराने वाले हैं। एडविन बहुत शांत थे, वे किसी से नहीं बोले, न किसी से चर्चा में शामिल हुए। वे बस काम करते रहे। वे जानते थे कि बहस से सत्य नहीं मिलता, प्लेट से मिलता है। माउंट विल्सन की एक रात उन्होंने अपने साथी कर्मचारी को हल्के स्वर में कहा कि आज की रात महत्वपूर्ण हो सकती है। साथी ने पूछा क्यों? एडविन ने बस इतना कहा कि मैं कुछ देख रहा हूँ और यह मिल्की वे से बड़ा है। उनके साथी को उस समय इन शब्दों का वजन समझ नहीं आया, लेकिन एडविन जान चुके थे कि वे किसी बहुत बड़े द्वार के ठीक सामने खड़े हैं। चैप्टर 6। माउंट विल्सन की ऊंचाइयों पर रातें हमेशा गहरी होती थी। हवा ठंडी, आसमान साफ और दूर दूर तक फैली शांति मानो किसी बड़े रहस्य का संकेत दे रही थी। एडविन हबल इन रातों से अब परिचित हो चुके थे, लेकिन एक प्रश्न उनके भीतर लगातार घूम रहा था, एंड्रोमेडा निहारिका वास्तव में है क्या? कई वैज्ञानिक इसे हमारी ही आकाशगंगा का हिस्सा मानते थे। कुछ कहते थे कि यह कोई गैस का बादल है, कुछ कहते थे कि यह दूरस्थ स्पाइरल संरचना है, लेकिन सत्य किसी के पास नहीं था। एडविन सत्य को देखने के लिए हर रात फोटोग्राफिक तस्वीरें तैयार कर रहे थे। एक एक प्लेट कई कई घंटों तक एक्सपोजर और हर निशान बारीकी से पढ़ रहे थे।
एंड्रोमेडा दूरबीन में धुंधली हल्की फैली रोशनी की तरह दिखती थी, मानो कोई बादल सितारों के बीच धीरे धीरे बह रहा हो। लेकिन इसकी बनावट अजीब थी, स्पाइरल जैसी, घूमते पहिए की तरह। एडविन को लगता कि इसमें कुछ ऐसा है जो बाकी निहारिकाओं से अलग करता है। वे घंटों पुरानी प्लेट निकालकर उन्हें नई प्लेटों से मिलाते, कभी दो प्लेटों के साथ रख कर देखते कि कोई छोटा सा तारा स्थान बदल रहा है या नहीं, कभी धुंधले हिस्सों में कोई खास पैटर्न खोजते। धीरे धीरे उनकी दृष्टि एंड्रोमेडा को पहचानने लगी थी, लेकिन निर्णायक प्रमाण अभी तक नहीं था। सितंबर 1923 की एक रात, हवा शांत थी, तारों की चमक स्थिर, और एडविन ने हुकर टेलीस्कोप को एंड्रोमेडा की ओर स्थापित किया, फोटोग्राफिक प्लेट लगाई और लंबा एक्सपोजर शुरू किया। घंटों बाद जब प्लेट विकसित की गई तो उसमें एक छोटा बिंदु अजीब तरीके से चमकता दिखा। वे झुक कर उसे ध्यान से देखने लगे। पहले उन्होंने सोचा शायद यह कोई नया तारा है। उन्होंने उनके पास पेंसिल से एक छोटा सा चिन्ह लगाया, एन न्यू स्टार, लेकिन उनके मन में तुरंत संदेह जागा, क्या यह वास्तव में नया तारा है? एडविन पुराने प्लेट निकालकर हर तारे की स्थिति देख रहे थे। कुछ देर बाद उन्हें वही बिंदु मिला, लेकिन उसकी चमक पहले जैसे नहीं थी। यह बदलती हुई चमक एक विशेष प्रकार के तारे की निशानी थी। उनकी सांस हल्की सी तेज हो गई। कुर्सी पीछे धकेल कर वे खड़े हो गए। उन्होंने अधिक ध्यान से कंपैरिजन किया और जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि यह तारा स्थिर नहीं था। इसकी चमक समय के साथ नियमित रूप से बदल रही थी। यह सिफाइड वेरिएबल स्टार था। सिफाइड का मिलना सामान्य खोज नहीं थी, यह ब्रह्मांड की दूरी मापने का सबसे भरोसेमंद साधन था। एडविन ने पेंसिल उठाई और एन को काटकर उसके स्थान पर लिखा वारी, जिसका अर्थ था वेरिएबल स्टार। आज भी वह प्लेट इसी लिखावट के साथ इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण प्लेट मानी जाती है। सिफाइड स्टार एक नियम पर चलते हैं, उनकी चमक का बदलना उनकी वास्तविक चमक और दूरी दोनों बताते हैं। एडविन ने प्रत्येक चमक चक्र का समय निकाला। उन्होंने गणना की प्रकाश कितने दिनों में तेज और मंद होते हैं। फिर उन्होंने इस अंतराल को ज्ञात सूत्रों में रखा। उनकी नोटबुक अंकों, गणनाओं, औसत निकालने वाले आंकड़ों से भरने लगी। कई घंटे लगातार काम करने के बाद परिणाम धीरे धीरे सामने आने लगा। जो दूरी निकल कर आई वह इतनी विशाल थी कि मिल्की वे उस सीमा तक कभी फैल ही नहीं सकती थी। एक पल के लिए वे स्थिर रह गए, मानो पूरी दुनिया अचानक फैल गई हो। एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा का हिस्सा नहीं था, यह एक अलग आकाशगंगा थी, और इसका आकार मिल्की वे से कम नहीं बल्कि कई मायनों में उतना ही विशाल था। एडविन ने धीरे धीरे अपने आप से यह स्वीकार किया कि यदि एंड्रोमेडा एक अलग गैलेक्सी है तो ऐसी गैलेक्सियां असंख्य होंगी। इस एक गणना ने सदियों से बने मानव विश्वास को पूरी तरह से बदल दिया था। अब ब्रह्मांड सिर्फ मिल्की वे तक सीमित नहीं था, ब्रह्मांड असीमित था, विस्तृत था, अकल्पनीय था, और इस अकल्पनीय विस्तार में हमारी आकाशगंगा सिर्फ एक बिंदु की तरह थी। एडविन चुपचाप दूरबीन के पास खड़े थे। उनके सामने तारों का समुद्र फैला था, लेकिन इस बार उनकी नज़र तारों से आगे जा चुकी थी। वे अब उनके पीछे की दुनिया को देख रहे थे, एक ऐसी दुनिया जिसका अस्तित्व अब तक सिर्फ संदेह में था। अब वह संदेह सत्य बन गया था। एंड्रोमेडा मानव इतिहास की पहली पुष्टि की बाहरी आकाशगंगा थी, और यह प्रमाण एडविन हबल ने दिया था। चैप्टर 7। एंड्रोमेडा की दूरी की खोज एडविन हबल की जिंदगी का पहला बड़ा मोड़ थी, लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। अब उनके सामने एक और बड़ा प्रश्न था। अगर एंड्रोमेडा एक अलग आकाशगंगा है तो बाकी आकाशगंगाएं क्या कर रही हैं? क्या वे स्थिर हैं? क्या वे घूम रही हैं? क्या वे पास आ रही हैं? क्या वे दूर जा रही हैं? यह प्रश्न पूरे खगोल विज्ञान की दिशा बदलने वाला था। माउंट विल्सन में हुकर टेलीस्कोप हर रात दूरस्थ आकाशगंगाओं की तस्वीरें ले रहा था। यह आकाशगंगाएं धुंधली रेखाओं की तरह लगती थी, कुछ बाएं मुड़ी हुई, कुछ दाएं, और कुछ अजीब सी लंबी आकृतियों में। लेकिन आकृतियों के भीतर एक गुप्त संकेत छिपा था। आकाशगंगाओं की रोशनी हमेशा सफ़ेद नहीं होती, कभी हल्की नीली, कभी हल्की पीली, कभी लाल। यह रंग ब्रह्मांड का सबसे महत्वपूर्ण संदेश ले जाता था। तारों और आकाशगंगाओं की रोशनी जब एक विशेष यंत्र स्पेक्ट्रोग्राफ से गुजरती तो वह सीधी रोशनी नहीं रहती, वह कई रंगों में पतली पतली लकीरों में टूट जाती है। ये लकीरें किसी वस्तु की रासायनिक, प्राकृतिक, तापमान और गति सब बता देती है। इन्हें कहते हैं स्पेक्ट्रम रेखाएं, और इन्हीं रेखाओं में हबल को एक असाधारण संकेत मिला। कई आकाशगंगाओं की स्पेक्ट्रल रेखाएं अपनी सामान्य जगह पर नहीं थी, वो थोड़ा सा लाल रंग की तरफ खिसकी हुई थी। इसे कहते हैं रेड शिफ्ट। लाल विस्थापन का अर्थ था आकाशगंगा हमसे दूर जा रही है।
जितनी अधिक लाल विस्थापन उतनी अधिक गति। यह विचार पहले भी कुछ वैज्ञानिकों ने देखा था, जैसे वेस्टो स्टाइल्फर, लेकिन उनकी जानकारी अधूरी थी, संख्या कम थी और दूरी के आंकड़े नहीं थे। दूरी न हो तो गति का अर्थ बहुत सीमित हो जाता है। हबल के पास दूरी मापने की चाबी सेफाइड वेरिएबल स्टार्स, अब दोनों जानकारियां एक वैज्ञानिक के हाथ में थी, दूरी और गति, और यही दोनों ब्रह्मांड का रहस्य खोलने वाली थी। हबल ने दर्जनों आकाश गंगाओं की दूरी मापी, एक एक आकाश गंगा की चमक जांची और स्पेक्ट्रम की रेखाएं देखी और धीरे धीरे एक तालिका तैयार की। तालिका में 2 स्तंभ थे, पहला आकाश गंगा की दूरी और दूसरा आकाश गंगा की गति। दिन बीतते गए, रात बीतती गई और तालिका बढ़ती गई। हर नई गणना एक नए रहस्य की ओर इशारा कर रही थी। फिर एक दिन जब उन्होंने सभी आंकड़ों को एक ग्राफ पर रखा तो उन्होंने देखा कि जो आकाश गंगा जितनी दूर है वह उतनी ही तेजी से दूर जा रही है। यह संबंध एक सीधी रेखा बनाता था। इस रेखा ने एक ही बात कही, ब्रह्मांड फैल रहा है। उनके हाथ कागज पर टिक गए थे। कुछ पल तक वे चुप रहे और फिर धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि यह केवल एक खोज नहीं है, यह मनुष्य के ब्रह्मांड दर्शन का सबसे बड़ा परिवर्तन है। सदियों से लोग मानते थे कि ब्रह्मांड स्थिर है, अपरिवर्तनीय है। यह धारणा अरस्तु से लेकर आइंस्टाइन तक हर महान विचारक में रही थी। लेकिन अब हबल के सामने स्पष्ट प्रमाण थे। आकाश गंगाएं चुपचाप दूर जा रही हैं, पूरा अंतरिक्ष धीरे धीरे बाहर की ओर फैल रहा है, और अगर आज ब्रह्मांड फैल रहा है तो कभी यह अधिक सघन रहा होगा। यह विचार भविष्य में बिग बैंग सिद्धांत की नींव बनने वाला था। हबल इन सब बातों को एक बार में नहीं बोलते थे, वे बस आंकड़ों के आधार पर सच बताते थे, शांत सटीक, बिना किसी उत्साह के। वैज्ञानिक उनकी इस आदत का कद्र करते थे। यही समय था जब अल्बर्ट आइंस्टाइन माउंट विल्सन आए। उन्होंने सामान्य सापेक्षता के समीकरणों में एक स्थिर ब्रह्मांड पर विचार रखा था, लेकिन हबल के आंकड़ों ने उन्हें झकझोर दिया था। कहा जाता है कि आइंस्टाइन ने हबल के ग्राफ को देखते हुए धीरे से कहा था कि यह मेरी सबसे बड़ी भूल थी। हबल केवल मुस्कुराए। वे जानते थे कि यह खोज किसी एक व्यक्ति की नहीं, पूरी मानवता की थी। मीडिया ने हबल की खोज को धीरे धीरे उठाया। पहले वैज्ञानिक लेख छपे, फिर मुख्य समाचार पत्रों में यह खबर दी गई कि ब्रह्मांड फैल रहा है। लोग हैरान थे, कुछ उत्साहित, कुछ असमंजस में, पर उनकी मूल वजह यही थी, मनुष्य पहली बार अपनी आकाश गंगा को केंद्र से हटाकर एक असाधारण स्थान पर देख रहा था, और यह किसी के लिए छोटी बात नहीं थी। उनके ग्राफ ने एक सीधी लेकिन अद्भुत रेखा दी, गति 1 नियातक गुने दूरी। इसे कहा गया हबल का नियम, और यह नियम आज भी ब्रह्मांड के अध्ययन की मूल धुरी है। हबल का सारा काम शांत रातों, ठंडी हवा, धुंधली तस्वीरें और महीनों की गणनाओं में छिपा रहा, लेकिन उसका प्रभाव पूरे ब्रह्मांड तक फैला रहा। चैप्टर 8, हबल का शोध पत्र, जिसमें दूरी और गति का संबंध दिखाया गया था। वैज्ञानिक समुदाय में भेज दिया गया। शांत भाषा, सरल आंकड़े, स्पष्ट ग्राफ, कोई दावा नहीं, सिर्फ प्रमाण। लेकिन इन प्रमाणों के पीछे एक ऐसा विचार छिपा था जो पूरे ब्रह्मांड को नए अर्थ में देख रहा था। ब्रह्मांड फैल रहा है, यह वाक्य सुनने में सरल लगता था, पर इसका प्रभाव अथाह था। वैज्ञानिक समुदाय इस खोज से तुरंत एकमत नहीं हुआ। कुछ लोग आश्चर्य में थे, कुछ उत्साहित और कुछ संदेह में डूब गए। कई वैज्ञानिकों ने कहा कि गलतियां हो सकती हैं, दूरी के अनुमान में त्रुटि हो सकती है, स्पेक्ट्रम की रेखाएं गलत पढ़ी गई होंगी। विज्ञान हमेशा संदेह से शुरू होता है, और हबल इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते थे। वे किसी चर्चा में बहुत आगे नहीं आते, छोटे वाक्य बोलते, शांत स्वभाव रखते। उनकी एक आदत थी, कभी भी अपनी खोज को जोर शोर से प्रस्तुत नहीं करते। वे कहते हैं आंकड़े स्वयं बोलते हैं। उस समय खगोल विज्ञान पर कुछ बड़े संस्थाओं का बहुत प्रभाव था। यूरोप के कुछ वैज्ञानिक अब भी मानते थे कि ब्रह्मांड स्थिर है। वे हबल के डाटा को ध्यान से देखते, पर स्वीकार करने में हिचकिचाते। उन्होंने कुछ प्रश्न उठाए, कुछ स्पाइरल आकाश गंगाएं वास्तव में इतनी दूर हैं? क्या दूरी मापने की विधि पूरी तरह विश्वसनीय है भी? ये प्रश्न सामान्य थे और उनकी वजह भी थी। अगर हबल सही होते तो पिछली कई सदियों के स्थिर ब्रह्मांड वाले सिद्धांत एक पल में बदल जाते। इतना बड़ा परिवर्तन किसी भी समुदाय के लिए तुरंत स्वीकारना आसान नहीं था। हबल के व्यक्तित्व में एक अलग ही ठहराव था। वे भावनाओं से दूर बहुत शांत थे। उनकी चाल हमेशा सधी हुई थी। माउंट विल्सन में लोग कहते कि हबल पहले देखते हैं, फिर सोचते हैं और केवल जरूरत हो तो ही बोलते हैं। उनका यह स्वभाव उनकी खोजों की तरह ही संतुलित था। वे विवादों में नहीं पड़ते थे, न किसी और की तर्क को चिल्ला कर रखते थे।
वे सिर्फ नए आंकड़ों को सावधानी से इकट्ठा कर शांत स्वर में कहते थे, यही डेटा कह रहा है। उनकी यह सरलता धीरे धीरे उनकी विश्वसनीयता को बढ़ा रही थी। धीरे धीरे यूरोप की पत्रिकाओं ने हबल की शोध पर लेख छापने शुरू किए। कुछ ने अविश्वसनीय पर प्रमाण मौजूद है, कुछ ने कहा यह खोज हमारी समझ का पुनर्निर्माण कर रही है। कुछ वैज्ञानिक गहरे विचार में चले गए। ये वह समझ रहे थे कि अगर आकाश गंगाएं दूर जा रही हैं तो ब्रह्मांड स्थिर नहीं, और अगर ब्रह्मांड स्थिर नहीं तो पुरानी सारी गणनाएं फिर से करनी होगी। यह एक ऐसा समय था जब एक खोज दुनिया के ज्ञान को अंदर तक हिला रही थी। इस खोज के प्रभाव से सबसे ज़्यादा प्रभावित आइंस्टाइन हुए। उनकी सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत ब्रह्मांड के विस्तार की अनुमति देता था, लेकिन उन्होंने अपनी समीकरणों में एक विशेष संख्या जोड़कर उन्हें स्थिर ब्रह्मांड दिखा दिया था। उन्हें लगा कि ब्रह्मांड स्थिर ही होना चाहिए, लेकिन हबल की खोज उनके समीकरणों से मिलती थी, जिन्हें उन्होंने स्वयं बदल दिया था। आइंस्टाइन माउंट विल्सन पहुंचे। हबल के साथ उन्होंने प्लेट्स देखी, ग्राफ देखे और स्पेक्ट्रम की रेखाओं का अध्ययन किया। कहते हैं कुछ देर बाद उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा कि यदि यही सही है तो ब्रह्मांड वास्तव में विस्तार कर रहा है। और फिर धीरे से मुस्कुराकर बोले, शायद मेरी सबसे बड़ी भूल यही थी कि मैंने ब्रह्मांड को स्थिर मान लिया था। हबल बस शांत स्वर में बोले, प्रमाण यही कहते हैं। दो महान दिमागों के बीच यह बातचीत बेहद सरल और अत्यंत महत्वपूर्ण थी। जब अखबारों में यह चर्चा शुरू हुई कि ब्रह्मांड फैल रहा है तो लोग उत्सुक थे। कुछ ने इसे वैज्ञानिक चमत्कार कहा, कुछ ने आपत्ति जताई, कुछ को इसका अर्थ ही समझ नहीं आया। लेकिन मीडिया के लेख धीरे धीरे जनता की सोच बदलने लगे थे। चित्र बनाए गए, दूरी जाती आकाश गंगाएं, स्पेक्ट्रम में लाल होती रेखाएं, विश्वमान चित्रों पर विस्तार दर्शाती रेखाएं। अब ब्रह्मांड को एक गहरी और गतिशील इकाई के रूप में समझा जाने लगा था। जैसे जैसे हबल की खोज फैलती गई, माउंट विल्सन ऑब्जर्वेटरी दुनिया का केंद्र बन गया। हर देश के वैज्ञानिक यहाँ आकर हबल की प्लेट्स देखना चाहते थे। दूरबीन इतिहास का हिस्सा बन रही थी। उसने आकाश को पहली बार एक बदलती हुई संरचना के रूप में दिखाया था, और हबल अब उस दूरबीन की सबसे महत्वपूर्ण चेहरे बन चुके थे। चैप्टर 9। जब दुनिया हबल की खोजों से हिल रही थी, उसी समय का पहिया एक दूसरी दिशा में मुड़ रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर पास आ चुका था। साल था 1939। यूरोप में तनाव बढ़ रहा था। राष्ट्र एक दूसरे पर शक कर रहे थे। सेनाएं तैनात की जा रही थी और विज्ञान की शांति धीरे धीरे युद्धों के आवाज में दबने लगी। हबल खगोल विज्ञान के सबसे बड़े काम पर थे, लेकिन यह युद्ध किसी को भी अपनी राह पर रहने नहीं देता। सरकार ने वैज्ञानिकों की तलाश कर रही थी, ऐसे लोग जो किसी भी तरह तकनीक रूप से देश की सहायता कर सकें। हबल माउंट विल्सन में थे, पर उनकी गणना की क्षमता, उनकी तकनीकी समझ उन्हें युद्ध कार्यों के लिए बहुत उपयोगी बनाती थी। कुछ दिन बाद उन्हें आधिकारिक सूचना मिली कि आपको सेना से संबंधित तकनीकी कार्यों में सहयोग देना होगा। हबल ने तुरंत हाँ कह दिया। उनका मानना था कि देश की जरूरत को तो वैज्ञानिक मौन नहीं रह सकते। युद्ध के समय सबसे बड़ी चुनौती थी दुश्मन की दूरी से पहचानना। इस काम के लिए सिर्फ सैनिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक भी जरूरत थे। हबल अब दूरबीन नहीं देखते थे। रडार से जुड़ी तकनीक, दूरी मापने की विधियां और संकेत पकड़ने वाले उपकरण को समझ रहे थे। यह सब उनके लिए बिल्कुल नया था, लेकिन गणना, दूरी और रोशनी को पढ़ने का उनका पुराना अनुभव यहाँ बहुत काम आता था। उनकी टीम नए उपकरणों की जांच करती, त्रुटियां ढूंढती और उन्हें सुधारने पर काम करती। बहुत बार रात भर युद्ध क्षेत्र में उपयोग होने वाले यंत्रों की जांच करनी पड़ती। हबल इस कठिन जीवन में भी शांत बने रहते। उनके साथी कहते कि यह व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में घबराता नहीं। हबल की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी सटीकता। माउंट विल्सन में वो छोटी रोशनी की रेखा पकड़ लेते थे। युद्ध काल में उन्हें इसी तरह के छोटे छोटे संकेत पकड़ने पड़ते थे, जैसे रडार पर हल्की रेखा दुश्मन की विमान की दूरी, उसकी गति और उसकी दिशा। हबल हर बार सही अनुमान लगाने में सफल रहते। उनकी रिपोर्ट सीधे महत्वपूर्ण अधिकारियों तक जाती। यह काम आसान नहीं था और थकाने वाला भी था, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। उनका विचार था, जब दुनिया संकट में हो तो वैज्ञानिक सीधे भविष्य की रक्षा में लग जाते हैं। युद्ध का काम माउंट विल्सन जैसे शांत वातावरण से बेहद अलग था। अब रातों में तारे नहीं बल्कि मशीनें चमकती थी। वे फाइलें, संकेत, गणनाएं और उपकरणों के बीच सारा समय बिताते। कभी कभी वह दिन में सोते, रात में काम करते। कभी कभी पूरा दिन लगातार बैठकर उपकरण की जांच करते रहते। पर इस सब के बीच उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक रहती, क्योंकि उन्हें लगता था कि वे अपने तरीके से देश की सेवा कर रहे हैं।
युद्ध का माहौल तनाव बड़ा होता है। अधिकारी सख्त आदेश देते हैं, सैनिक हमेशा सतर्क रहते हैं। इस माहौल में एक शांत वैज्ञानिक का होना सबके लिए थोड़ी राहत जैसा था। हबल बहुत कम बोलते थे, लेकिन जब बोलते तो सिर्फ साफ और संतुलित बोलते थे। एक सैनिक ने एक बार कहा था, हबल सर का बोलना हमारे मन में भरोसा पैदा करता है, उनकी बातें डर कम कर देती हैं। हबल युद्ध के मैदान में भी उसी धैर्य के साथ रहे जैसे वो दूरबीन के सामने रहा करते थे। धीरे धीरे युद्ध अपनी अंतिम अवस्था में पहुंचा था। जैसे ही खतरा कम हुआ, वैज्ञानिकों को उनके मूल काम पर लौटने की अनुमति दे दी गई। जब हबल को माउंट विल्सन लौटने की सूचना मिली तो उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। युद्ध ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया था। उन्होंने देखा कि विज्ञान सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि सुरक्षा का हथियार भी बन सकता है। उन्होंने मनुष्य की कमजोरी, उसकी जिद और साहस तीनों को पास से देखा था, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने फिर से आसमान को देखने की इच्छा महसूस की थी। जब से वे माउंट विल्सन पहुंचे तो हवा उतनी शांत थी जितना पहला हुआ करती थी। वे दूरबीन के गुंबद की ओर चले, दरवाजे को छूकर कुछ क्षण चुप रहे। उन्हें लगा जैसे वे अपने पुराने मित्र के पास लौट आए हों। अब उनके सामने फिर वही काम था, आकाश को पढ़ना, आकाश गंगाओं को समझना और ब्रह्मांड के रहस्यों को खोलना। युद्ध ने उनकी सोच को और गहरा कर दिया था। वे जानते थे कि मनुष्य की दुनिया छोटी है, ब्रह्मांड बहुत विशाल है, और इस विशालता को समझना उनका असली काम था। चैप्टर 10। युद्ध के खत्म होने के बाद एडविन हबल धीरे धीरे फिर अपने पुराने जीवन में लौटे। माउंट विल्सन की वही ऊंचाइयां, वही ठंडी हवा, वही शांत रातें और वही आकाश जिन्हें उन्होंने बचपन से आकर्षित किया था। लेकिन अब उनके भीतर बहुत कुछ बदल चुका था। युद्ध उनके मन में मनुष्य की सीमाओं को बहुत साफ तरीके से दिखा गया था। वे समझ गए थे कि जिंदगी नाजुक है और समय किसी के लिए नहीं रुकता। इसीलिए अब उनका काम पहले से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण लगने लगा था। हबल का व्यक्तिगत जीवन बेहद साधारण था। उनकी पत्नी ग्रेस हबल उनके लिए सबसे बड़ी सहारा थी। ग्रेस स्मार्ट, शांत और व्यवस्थित स्वभाव की महिला थी। वे हबल की आदतों को और उनके कठिन काम दोनों को समझती थी। जब भी वो घर लौटते तो उनके पास एक सुकून भरा वातावरण होता। हबल बाहर की दुनिया में चाहे कितने भी बड़े रहस्य खोजें, घर में वे बिल्कुल अलग इंसान थे। धीमे बोलने वाले, कम मांग रखने वाले और बेहद विनम्र व्यक्ति। कभी कभी वे चाय पीते पीते खिड़की से बाहर देखते और कहते, दुनिया जितनी दिखती है उससे कहीं ज़्यादा बड़ी है। ग्रेस मुस्कुराती और बस सुनती रहती। हबल को इतिहास पढ़ने का खास शौक था। वे वैज्ञानिक किताबें कम ही घर पर पढ़ते, लेकिन पुरानी सभ्यताओं, राजा और यात्राओं की कहानियां उनको खींचती थी। उनका कहना था कि इतिहास हमें बताता है कि समय कैसे बदलता है, विज्ञान हमें बताता है कि ब्रह्मांड कैसे बदलता है। वे इन दोनों बातों को एक साथ जोड़कर सोचते रहते। उनके विचारों में एक गहराई आ चुकी थी। माउंट विल्सन की रातें युद्ध से पहले जैसी ही थी, लेकिन अब हबल की आंखों में एक अलग परिपक्वता थी। वे उम्र के कारण थोड़ा धीमे चलने लगे थे, पर उनकी दृष्टि वैसे ही तेज थी। वे दूरबीन के पास खड़े होकर कई कई मिनट आकाश को देखते रहते। उनके सहयोगी कभी पूछते, आप किस ओर देख रहे हैं? हबल उनकी आवाज़ में कहते, मैं देख रहा हूँ ब्रह्मांड क्या कर रहा है। उनकी बातें किसी कविता जैसी लगती, पर वे पूरी तरह वैज्ञानिक थे। कई बार वे घंटे तक एक ही आकाश गंगा को ध्यान से देखते। उनका अवलोकन पहले की तरह धैर्यपूर्ण रहा, और इस उम्र में भी वो नोट्स बहुत साफ और व्यवस्थित लिखते। उम्र का असर उन पर अब दिखने लगा था। कभी लंबी सीढ़ियों पर चढ़ना मुश्किल हो जाता, कभी ठंडी हवा बहुत तेज लगने लगी थी, लेकिन उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा। वे कहते हैं कि वैज्ञानिक काम करना तब बंद करते हैं जब सवाल खत्म हो जाते हैं। मेरे सवाल अभी बाकी हैं। उनके जीवन में बहुत नाम, बहुत सम्मान, बहुत पुरस्कार आए थे, लेकिन वे इन सब को बहुत ही सरलता से लेते थे। उनके मन में केवल खोज थी, किसी प्रकार का अभिमान नहीं। माउंट विल्सन में नए शोध छात्र आते थे। हबल को दूर से देखते लोग कहते, ये वही हबल हैं जिन्होंने ब्रह्मांड को बड़ा साबित किया। पर जब युवा उनसे बात करते तो असली आश्चर्य उनके व्यवहार में होता। वो किसी भी नए छात्र से बेहद सरलता से बात करते, कभी उनकी काम की धीमी आलोचना नहीं करते, कभी उनके प्रयास की प्रशंसा करते, सिर्फ मुस्कुराकर, कभी पीठ थपथपाते। उनकी आवाज़ हमेशा शांत और चाल स्थिर होती थी। एक शोध के छात्र ने कभी कहा था कि हबल सर सितारों को देखते हैं पर बात सीधे दिल से करते हैं। अब उनकी सोच और भी विशाल हो गई थी। वे कहते कि हमने ब्रह्मांडों को फैलता हुआ पाया है, पर यह फैला क्यों और कहाँ तक जाएगा, यह सवाल उनकी रातों को अंदर तक भर देता था।
वे दूरबीन से हटकर कभी कभी छत पर बैठ जाते, बिना उपकरण के आसमान को देखते, जैसे बचपन को मैं वो छत पर वो छोटा लड़का खड़ा था जो तारों में अपनी दुनिया ढूंढ रहा था। समय उसी जगह फिर वापस लौट आया था। हबल कभी कभी धीमी संगीत सुनते, पसंद के गीत बेहद पुराने धुनें धीमे बहती और खिड़की के पास बैठकर दूर देखते रहते। उनकी आंखों में हमेशा गहरी सोच तैरती रहती थी, जैसे वे आकाश के बदलाव को महसूस कर रहे हों। वे कहते कि जब मन शांत हो तो ब्रह्मांड की आवाज़ साफ सुनाई देती है। उनकी यही बात माउंट विल्सन के युवा वैज्ञानिकों पर गहरा असर डालती थी। उम्र के साथ हबल थोड़े दार्शनिक हो गए थे। वे कहते धरा पर जीवन छोटा है पर ब्रह्मांड बहुत विशाल, इसलिए हमारा काम जीवन की लंबाई नहीं उसकी गहराई से मापा जाना चाहिए। उनकी बातें साधारण लगती पर उनमें सालों का अनुभव, संघर्ष और खोज छिपी होती थी। उनका यह गहरा विचार उनके अंतिम वर्षों की सबसे बड़ी पहचान बन गया था। चैप्टर 11। एडविन हबल अपनी खोजों के कारण पहले ही दुनिया भर में सम्मानित नाम बन चुके थे, लेकिन सच्चा सम्मान उन्हें कई साल बाद मिला जब उन्होंने ऐसी दूरबीन बनाई जो पृथ्वी के वायुमंडल से ऊपर अंतरिक्ष में घूमने गई। यह दूरबीन इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे सटीक दूरबीन बनने वाली थी और इस दूरबीन को एक नाम चाहिए था। वैज्ञानिक समुदाय में एक ही नाम पर रुका, एडविन पावेन हबल। 1950 और 60 के दशक में वैज्ञानिकों ने सोचा कि धरती की सतह से आकाश देखने में कई समस्याएं हैं। हवा का कंपन, मौसम का असर, बादल, धूल और नमी सब दूरबीन की तस्वीरों को धुंधला कर देते हैं। अगर दूरबीन धरती से बाहर अंतरिक्ष में भेज दी जाए तो वह बिल्कुल साफ और बेहद सटीक तस्वीरें दे सकती है। यह विचार बहुत बड़ा था पर बहुत महंगा और बहुत जोखिम से भरा था, पर यह संभव नहीं था। नासा ने इस पर विचार करना शुरू किया। यह वह समय था जब मानव चंद्रमा तक पहुंचने की तैयारी कर रहा था और इसी माहौल में अंतरिक्ष दूरबीन का सपना धीरे धीरे साकार होने लगा। नासा और अमेरिकी वैज्ञानिक समुदाय इस दूरबीन का नाम किसके ऊपर रखा जाए इस पर गंभीर चर्चा करने लगे थे। कई नाम सामने आए, लेकिन धीरे धीरे एक नाम था जो सबसे आगे निकला और वो था हबल का, क्योंकि उन्होंने साबित किया था कि ब्रह्मांड मिल्की वे से कहीं बड़ा है। उन्होंने बताया था कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं है और वो फैल रहा है। उन्होंने आकाश गंगाओं के पहले विश्वसनीय आंकड़े दिए थे। उनकी खोजों ने आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान की नींव रखी थी। इसलिए एक ऐसी दूरबीन जो पूरे ब्रह्मांड को देखने वाली थी, उस पर उनका नाम होना सबसे सही चयन था। नासा ने आधिकारिक घोषणा की कि इसका नाम होगा हबल स्पेस टेलीस्कोप। हबल टेलीस्कोप एक साधारण उपकरण नहीं था। इसका निर्माण दुनिया की कई संस्थाओं ने मिलकर किया था। इंजीनियरों ने इसका ढांचा तैयार किया, वैज्ञानिकों ने इसके लिए उपकरण चुने, कांच विशेषज्ञों ने इसका मुख्य दर्पण बनाया। दर्पण असाधारण रूप से महत्वपूर्ण था। यह सिर्फ कांच नहीं था, यह एक ऐसा दर्पण था जो सूक्ष्म से सूक्ष्म प्रकाश को पकड़ सके, अंतरिक्ष के बेहद गहरे हिस्सों की तस्वीर स्पष्ट दे सके। यह दर्पण का आकार 2.4 मीटर था। इस पूरे प्रोजेक्ट में कई साल लगे, कई परीक्षण हुए, कई देरी हुई, पर काम चलता रहा, क्योंकि सबको पता था कि इस दूरबीन से मानवता ब्रह्मांड को पहली बार एक नए रूप में देखेगी। 1980 के दशक तक दूरबीन तैयार हो चुका था। अब इसे अंतरिक्ष में भेजना था। लॉन्च करने के लिए अमेरिका का स्पेस शटल डिस्कवरी चुना गया। तारीख तय हुई 1990 में। नासा का पूरा परिसर उत्साह से भरा था। वैज्ञानिक, इंजीनियर, तकनीकी कर्मचारी, सभी को पता था कि यह मिशन दुनिया को बदल देगा। स्पेस शटल की गर्जना आकाश में गूंज उठी थी। अब वो दूरबीन लॉन्च हो चुका था। लाखों लोगों ने टीवी पर यह दृश्य देखा और कुछ ही मिनटों में हबल टेलीस्कोप अंतरिक्ष की कक्षा में प्रवेश कर चुका था। अब वह धरती की सतह से लगभग 550 किलोमीटर ऊपर घूमने लगा था। किसी दूरबीन को उतनी ऊंचाई पर पहली बार भेजा गया था। यह मानव विज्ञान की सबसे बड़ी छलांगों में से एक थी, लेकिन खुशी ज़्यादा देर नहीं चली। जब पहली तस्वीर आई तो वो धुंधली थी। विशेषज्ञ चौंक गए। जांच हुई, फिर पता चला मुख्य दर्पण बहुत ही मामूली मात्रा में गलत तराशा गया था। इतनी छोटी गलती धरती पर तो नजर भी नहीं आती, लेकिन अंतरिक्ष में तस्वीर बिगड़ जाती है। नासा चिंतित था, दुनिया प्रश्न पूछ रही थी, लेकिन समाधान था दूरबीन तक जाकर एक नया सुधारण उपकरण लगाना। 1993 में स्पेस शटल एंडवेयर अंतरिक्ष यात्रियों की टीम लेकर गया। वे हबल तक पहुंचे, उसे पकड़कर स्थिर किया गया और अंदर एक नया ऑप्टिकल सिस्टम लगाया गया, जिससे दर्पण की त्रुटि ठीक हो गई। यह मिशन इतिहास के सबसे कठिन और सबसे सफल अंतरिक्ष कार्यों में से एक था। मरम्मत के बाद जब नई तस्वीरें आईं तो दुनिया अचंभे में पड़ गई। अब हबल टेलीस्कोप ब्रह्मांड को वैसी स्पष्टता देख रहा था जैसे शायद मानव आंखें कभी नहीं देख सकती। इसने गहरे अंतरिक्ष की तस्वीरें ली, जहां लाखों आकाश गंगाएं एक ही फ्रेम में दिखाई देती थी।
इसने नई तारों की जन्मस्थली दिखाई, मरते हुए तारों की रोशनी पकड़ी, ब्लैक होल के प्रमाण दिए और दूसरे ग्रहों की झलक दी। और सबसे अद्भुत, हबल डीप फील्ड, एक छोटी सी जगह जिसमें हजारों आकाशगंगाएं दिखी, हर आकाशगंगा अपने अंदर अरबों तारे लिए हुए। यह तस्वीर मानव इतिहास में सबसे प्रसिद्ध अंतरिक्ष तस्वीरों में से एक बनी। हबल दूरबीन आज भी अंतरिक्ष में घूम रही है और हर नई तस्वीर, हर नया आंकड़ा एडविन हबल के काम को आगे बढ़ा रहा है। उनकी खोज उनके जीवन के बाद भी जारी है। वह एक व्यक्ति नहीं, एक दृष्टि बन चुके हैं। जब भी कोई वैज्ञानिक ब्रह्मांड की नई तस्वीर देखता है तो कहीं ना कहीं हबल नाम फिर से चमक उठता है, उसी तरह जैसे एक शांत बच्चा छत पर खड़े होकर तारों को देखता था। चैप्टर 12। एडविन हबल अभी इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उनकी खोजें उनके जाने के बाद भी हर दिन मानव सोच को बदल रही थी। उनका नाम हर उस जगह पर मौजूद था जहां ब्रह्मांड के बारे में कोई नया सवाल पूछा जाता था। आज हर खगोल वैज्ञानिक कहीं न कहीं उनके काम पर ही आगे बढ़ता है। हबल से पहले लोग सोचते थे ब्रह्मांड हमारी आकाशगंगा तक सीमित है, लेकिन हबल ने दिखाया कि ब्रह्मांड असंख्य आकाशगंगाओं से भरा है। हर आकाशगंगा एक अलग दुनिया है। हर दुनिया तारों से भरी है। कई तारे सूरज जैसे हैं और कई सूर्य के चारों ओर ग्रह घूमते हैं। इसी सोच ने मनुष्य के आत्मविश्वास को नहीं, उसकी नम्रता को बढ़ाया। पहली बार लोगों ने महसूस किया कि हम ब्रह्मांड के केंद्र नहीं हैं, हम एक विशाल नक्शे की केवल एक बूंद हैं। और यह सोच मानवता को एक नई विनम्रता, एक नया दृष्टिकोण देकर गई। हबल ने एक संबंध बताया था, दूरी जितनी अधिक, आकाशगंगा उतनी तेजी से दूर जाती दिखाई देती है। यह सरल सा नियम आज सैकड़ों अनुसंधानों की नींव है। यह नियम अंतरिक्ष के फैलाव की गति को समझने में सबसे महत्वपूर्ण है। यही नियम ब्रह्मांड की उम्र लगभग 13.8 अरब वर्ष का अनुमान देता है। यही नियम हमें समझने में मदद करता है कि ब्रह्मांड भविष्य में कैसा बनेगा। दुनिया के हर बड़े वेधशाला हबल के इस नियम को अपनी खोजों में उपयोग करते हैं। दुनिया में नई नई दूरबीनें बनाई जा रही हैं, कुछ धरती की सतह पर, कुछ अंतरिक्ष में रेडियो की तरंगें पकड़ती हैं, कुछ गामा किरणों को, कुछ ब्रह्मांडों के बहुत पुराने प्रकाश को। पर इन सब का आधार एक ही विचार है। अगर हम ब्रह्मांड को समझना चाहते हैं तो हमें दूरी, रोशनी और गति सबको समझना होगा। और इन तीनों को जोड़कर एक ही व्यक्ति ने पहली बार सुसंगत रूप दिया था, और वो थे एडविन हबल। आज जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप नई नई तस्वीरें भेज रहा है, विशाल आकाशगंगाएं दिखा रहा है और तारे के बनने की प्रक्रिया बता रहा है। पर इन तस्वीरों की भाषा अब भी हबल के सिद्धांतों से ही पढ़ी जाती है। हबल के बिना जेम्स वेब कुछ भी नहीं होता, सिर्फ तारा बिंदुओं की एक धुंधली कहानी होता। हर छात्र जो आज भौतिक या खगोल विज्ञान पढ़ता है, कभी न कभी उसने हबल का नाम जरूर सुना होगा। शायद वह उनकी कहानी पढ़े, उनकी तस्वीर देखे या उनके नियम को समझे, लेकिन वह एक बात जरूर महसूस करता है कि एक शांत साधारण इंसान कैसे पूरे ब्रह्मांड की समझ को बदल सकता है। हबल एक प्रेरणा बने उन लोगों के लिए जो चुप होकर गहराई से सोचते हैं। आज दुनिया शोर से भरी है, पर हबल की कहानी सच्ची खोज शांति में पैदा होती है। हबल से पहले आकाश तारों का एक पर्दा था। हबल के बाद वही आसमान खुला हुआ सागर बन गया। उन्होंने दिखाया कि आकाश की हर धुंध एक अलग आकाशगंगा हो सकती है। उन्होंने दिखाया कि रोशनी ब्रह्मांड का इतिहास बताती है। उन्होंने दिखाया कि दूरी सिर्फ भौतिक माप नहीं, समय की खिड़की है। अब जब कोई वैज्ञानिक बहुत दूर की आकाशगंगा को देखता है तो वह वर्तमान नहीं देखता, बल्कि लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी छवि देखता है। यह सोच हबल के कारण ही संभव हुई थी। हबल की असली विरासत सिर्फ उनके नियम या उनकी खोज नहीं है, उनकी असली विरासत सोचने की स्वतंत्रता है। उन्होंने कहा था, सवाल पूछना सबसे बड़ा साहस है। उन्होंने खुले आसमान को सिर्फ देखा नहीं, उससे सवाल पूछे। उन्होंने किसी भी पुराने विचार को भीड़ की वजह से कभी स्वीकार नहीं किया। वे हमेशा अपनी आंखों, अपने डेटा और अपनी गणना पर विश्वास करते रहे। उनकी यही आदत उन्हें इतिहास के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में से एक बनाती है। आज जब हबल स्पेस टेलीस्कोप अंतरिक्ष में घूमता है तो वो सिर्फ एक मशीन नहीं है, वो हबल के दृष्टिकोण का विस्तार है। हर तस्वीर उनकी सोच को फिर से जीवित कर रही है। हर वैज्ञानिक जो आकाश को देखता है कहीं न कहीं हबल की छाया में खड़ा होता है। और हर बार जब कोई बच्चा रात में आसमान देखकर सोचता है कि यह कितना बड़ा है, तो उस प्रश्न में भी हबल की ही गूंज छिपी होती है।